Sorry guys, there was some technical error. So yeah, we have two guests आज के लाइव सेशन के लिए. One is पवित्र and another is भूमिका. So पवित्र के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंटरव्यूज़ का प्रोसेस का. So आपके जितने क्वेश्चंस हैं आई थिंक ही इज़ द बेस्ट गाइड टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. प्लस भूमिका के बारे में बात करूँ तो भूमिका इज़ ऑल्सो फ्रॉम SRCC. देन शी डिड हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम she did her articleship from Deloitte, and now she has an offer from Aditya Birla Group for her industrial training. So मैं ऐड करता हूँ हम दोनों को, then we'll take up your questions. हाय पवी. हाँ, वापस कोशिश करने का आदत लगवा ही देता है. think someone was trying to go live, इसलिए वो बार-बार end हो रहा था. Okay, चलो, let's go again. तो let's go from the beginning. Please. Okay. So I started my CPT from my end of first semester only. मैंने शुरू से जून वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था. मैंने दिसंबर वाला प्लान किया था क्योंकि फैमिली ने बोला था कि CA कर लो. मैंने इनिशियली प्लान नहीं किया था. तो CPT में बराबर 100 नंबर आए थे मेरे. तो मुझे लगा कि भगवान का सिग्नल है, एंड दैट्स व्हाई अलोंग विथ माय बेस्ट फ्रेंड्स आई स्टार्टेड ऑफ विथ IPCC. जितने लीक मटेरियल्स, लीक लेक्चर्स अवेलेबल थे एंड जो पॉसिबल कोचिंग थी वो सब करके खत्म किया कोचिंग का स्लॉट. बट जब रिवीजन की बारी आई तब मैंने एकदम फॉल्टर कर दिया. मतलब आई डिडंट डू इट द वे इट हैड टू बी डन राइट. तो एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था फेल हो गया एक बार. फिर दूसरी बार दिया. दूसरी बार में सब में 40 प्लस आया, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 200 आउट ऑफ 400 वो नहीं बना. अगेन ग्रुप 1 फेल. फिर तीसरी बार वापस दिया, और अगर इस बार नहीं निकलता तो बात आर्टिकलशिप पे आ जाती. तो अब एक्स्ट्रा कुछ डंडा मिल गया था मुझे, तो मैंने किया. और गेस व्हाट, मेरा बॉर्डर्स का लब तो जाएगा नहीं. 200 पे पास हुआ 400 में. तो अब तो मुझे लगा अब तो सॉलिड भगवान का सिग्नल है, जाओ आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो. नाउ एक मिनट, जितने भी ऑडियंस ने ज्वाइन किया लाइव सेशन में सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चन टैब में ही पुट अप करें, क्योंकि कमेंट से क्वेश्चंस लेना काफी मुश्किल हो जाता है. कंटिन्यू. ओके, तो आर्टिकलशिप स्टार्ट करना ही था मुझे. तो उस टाइम कैंपस प्लेसमेंट में सिंगल ग्रुप वाला को नहीं प्रेफरेंस दे रहे थे, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था. सो आई हैड टू गो द ऑफ कैंपस वे. एंड उस टाइम प्रैक्टिकली सोल्यूशन निकला दैट आई हैव टू जॉइन अ स्मॉल फर्म अगर मुझे अपना डेफर नहीं करना अटेम्प्ट. तो मैंने स्मॉल फर्म ही स्टार्ट किया था आफ्टर क्लियरिंग माय ग्रुप 1. देन अलोंग विथ माय आर्टिकलशिप जब मैं ग्रुप 2 दे रहा था फिर से फेल हो गया, और मैंने वापस दिया, फिर से फेल हो गया. अब ये था कि अगर इस बार लास्ट मई में देना था मुझे, तो उस टाइम कोविड आ गया तो नवंबर में देना पड़ा. अब फिर वापस पता चल गया कि अब डेडलाइन निकल रहा, अब नहीं करूंगा तो छोड़ना पड़ जाएगा. तो फिर एक सॉर्ट ऑफ डंडा मिला और उस टाइम क्लियर किया मैंने. बट द मेजर डिफरेंस वाज इन माय अप्रोच टू डू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज एडवांस अकाउंट्स. मेरे को सेल्फ डाउट आ गया था. मुझे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग वगैरह में 40 से 50 के रेंज में आ रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं गलत हूँ या ऐसे मेरा दुश्मन है या फिर क्या है जो भी. Then I self assessed myself. I tried to go deeper. फिर मुझे पता चला कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस और लगेगा, इनफैक्ट काफी ज्यादा. So I did all possible materials this time, and 42 से 72 वाला jump has now boosted my morale for my finals. So here I am. Luckily got into a good company, and now I'm doing well of my final preparations. So yeah, let's begin with the industrial training thing. तो मेरा Quite a story, भाई. अभी ने पूरा अच्छा सा इंट्रो दे दिया अपना. अभी मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि ये क्या फैक्टर्स थे, मतलब क्या फैक्टर्स कंसीडर किया एंड डिसाइड किया कि यार नहीं अब तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है. ओके, आई बी डेड ऑनेस्ट ऑन दिस. एज मैंने बता दिया कि इतने सारे अटेम्प्ट्स थे, मतलब 6 बार मैं एग्जाम हॉल में इंटर भर के आया हूँ. तो ऐसा था कि इफ आई एंड आई वाज द प्राइमरी फैक्टर वाज कि मुझे बीच में बस 1 साल मिड साइज फर्म मिला था
बट वापस फैमिली में सबको कोविड हो गया था, मुझे होम टाउन शिफ्ट करना पड़ा, तो अगेन आई हैड टू गो टू द स्मॉल फर्म ओनली। तो मेरे सीवी पे द एक्सपोजर लेवल वाजंट सीमिंग सो गुड, एंड सिंस मैंने इतने अटेम्प्ट्स लगा दिए थे, मुझे लगा अगर मुझे जॉब की लाइन में कंटिन्यू करना है तो मेरे सीवी में कुछ मुझे स्ट्रेंथ्स ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, यू नो, टू हैव एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड सेकेंड फैक्टर वॉज कि इंटरनल ऑडिट से मुझे प्यार हो गया था 2 साल में। आई वाज वेरी श्योर कि कुछ नहीं तो इंटरनल ऑडिट विल बी माय थिंग। बट देन जनवरी में वन ऑफ माय सीएफए के फ्रेंड से मैं बातचीत करता था, तो जो कुछ फाइनेंस के जार्गन्स थे मुझे अच्छे लगने लगे, तो मैं थोड़ा बहुत और पढ़ने लगा। और एसएफएम भी उस टाइम कोचिंग चालू कर दी थी, तो आई हैड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस। तो मुझे था कि अब लेट्स लीव इंटरनल ऑडिट and try for a finance domain that is an investment bank. And to be honest, मैं जब स्टार्ट कर रहा था अप्लाई करना, मुझे 1% भरोसा था कि मेरा होगा, 99% भरोसा था कि आईबी में तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं लेगा मुझे, क्योंकि मुझे भी ये मिथ था कि इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स है एंड ऑल। एंड वापस मैं एक सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं, यस मैं एसआरसीसी का ग्रेजुएट हूँ, विच मीन्स कि इंटरव्यूअर को लग रहा होगा कि आई हैव अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। नाउ मैंने इतने सारे अटेम्प्ट्स लगा दिए, मेरे सीवी पे क्लियरली दिख रहा है कि 2018 के बाद मैंने 2020 में ही इंटर दिया है, तो जो सीए बैकग्राउंड का उसको पता चल जाएगा कि 2019 में पार्टी थोड़ी कर रहा था। तो नाउ माय एकेडमिक्स आर अगेन डाउन, सो आई हैव सेट ऑफ एट दिस मोमेंट, तो आई एम इक्विवेलेंट टू एनी रेगुलर स्टूडेंट, राइट। तो अब यहाँ से था कि हाउ कैन आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ। तो गोइंग फॉरवर्ड एक्सेप्ट फॉर दिस टू फैक्टर्स, यही था कि जैसे मेरे को जॉब ओरिएंटेशन ज्यादा चाहिए था, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए थी, एंड आई वांटेड टू ट्राई फाइनेंस। तो मैंने कोशिश किया नॉन आईबी और आईबी में भी, और एंड में आईबी ही निकला। ओके, एंड भूमिका, व्हाट वर द फैक्टर्स जो यू कंसीडर, मतलब क्या फैक्टर्स थे? तो मेरा तो बहुत सिंपल है। जब जब भी मैंने ऑडिट में एंटर किया, उसके 2 महीने बाद मेरे को समझ आ गया था कि ये मेरे को नहीं करना है। तो आई टोल्ड माय मैनेजर आफ्टर 3 months ओनली कि मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्द। एंड देन लाइक, मैडम आप अभी तो हो ना 1.5 साल। मैंने बोला हाँ बस निकलने वाला है वो, बस आप ये सोच के रखो, आई एम नॉट गोना बी हियर फॉर लॉन्ग। So I think audit I had never been interested in audit because creativity wise बहुत कम scope है। So I was very sure पहले से कि मुझे industrial ही करना है। So yeah, as simple as क्वाइट अ लेजिट रीजन, मतलब अगर कोई और रीजन नहीं है तो यही रीजन है कि तुम 2 साल में उस काम से 1% भी मोहब्बत कर पाए हो कि बस वो तुम्हारा लिए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। true. So now moving on my next question, factors तो पहले consider कर लिया तुम दोनों ने, then वो क्या process था, how you started searching for the companies? मतलब कोई बंदा है जिसने 2 years में पहले decide कर लिया कि उसको industrial training के लिए जाना है, तो what would be that first step कि कैसे सर्च करें कंपनीज, किसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे सर्च करना चाहिए? ओके, तो तुमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, सिर्फ ये बात जरूरी नहीं है, तुम्हारे प्रिंसिपल को भी तुम्हारा एक्सेप्टिंग करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही लेजिट गॉट इनटू गोल्डमैन सैक्स, उसके प्रिंसिपल ने उसे मना कर दिया, तो अब इससे उसका जो मेहनत था बर्बाद हुआ। इतनी बड़ी कंपनी का गिल्ट उसको लाइफ लॉन्ग रहेगा। एंड थर्ड, वो जो बचा हुआ 10 months थे जो भी आर्टिकलशिप के, उस 10 months में उसको थोड़ा कड़वाहट आ जाएगा अपने प्रिंसिपल की तरफ। तो दिस वन क्लियर कट लाइन दैट तुम अगर बात नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली, तो इतना तो समझ लो कि वो हाँ बोलने वाला है या ना बोलने वाला है। इफ यू आर डेड श्योर कि वो ना बोलने वाला है, तो व्हाई डू यू इन्वेस्ट योर टाइम? क्योंकि कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तुम्हारा बहुत कुछ उसमें जाता है, तो यू हैव टू बी श्योर ऑफ दिस पॉइंट। बिकॉज जब मैंने वो अपने फ्रेंड को देखा कि उसके प्रिंसिपल ने मना कर दिया, तो बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि ही वाज देयर विथ मी 1 month, हमने स्टार्ट में ही हंट किया था, तो अब 1 महीना उसने थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा हर चीज पे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, चलो ये ठीक हुआ, तुमने अपना मन बना लिया। अब now that we have LinkedIn with us, LinkedIn is the foremost the best option left with you. I mean, you have to find the various companies. और ऐसा होता है, एक सबसे सिंपल तरीका है, कीवर्ड्स ढूंढ लो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को सर्च कर लो, और फिर अगर उससे भी आगे जाना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ तुम अपने कंपनी के नाम का सर्च कर लो। ये एक तरीका है टू सेल्फ कीप ऑन सर्चिंग, एंड यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, यू हैव टू बी वेरी अग्रेसिव टू गो थ्रू इट। एंड द सेकेंड थिंग इज, अब तो आई थिंक फॉर मोर देन अ ईयर में भी वैकेंसी फाइंडर इंडिया नाम का पेज है, इट हैज बीन सुपर एक्टिव, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज उसने बता दिए। तो जब तुम वो देख लेते हो तो यू आर वेरी
एक्टिव टू द फैक्ट कि यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इसके अलावा होते हैं पब्लिक कंपनी PSUs लाइक IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इतने जो सारे हैं, एंड इवन पावर ग्रिड इंडिया, ये लोग अपने टेंडर्स डालते रहते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर कि इनके वेबसाइट पे जाके या फिर गूगल के कीवर्ड्स डाल के यू हैव टू फाइंड आउट। मुझे IOCL का पहले ऐसे पता चला था और कोइंसिडेंटली वैकेंसी फाइंडर ने भी डाल दिया था, तो ये एक बात है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे हेल्प किया वो है टेलीग्राम का कोई ग्रुप है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो ग्रुप, और व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप था। विप्रो का लीड मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप से मिला, एंड इवन आई गॉट द डायरेक्ट मेल ID फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलरेडी अप्लाइड देयर। एंड टेलीग्राम वाले ग्रुप्स में बाई चांस तुमने लिंक्डइन में मिस कर दिया तो टेलीग्राम के ग्रुप में कोई ना कोई वो डाल देता है। तो ये 3 चीज से हमारा काम 85% आसान हो जाता है। नाउ बाकी 15% मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कैटेगरी की कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी। गोल्डमैन सैक्स डजंट पुट इट एडवर्टाइजमेंट आउट। किसी से बात कर करके पता चला कि एरिस्टो कंसल्टिंग, एरिस्टो वाला HR है, उसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। एंड कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली एक्सेट्रा हैव देयर वेबसाइट कि उनके थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है उनके करियर पोर्टल पे। और एक और बहुत बड़ा चीज जो निग्लेक्ट करते हैं हम लोग सब, ICAI पोर्टल। ICAI पोर्टल हैज गिवन मी UBS एंड क्यूब हाईवेज लेजिट। मैंने उसमें अप्लाई करने के बाद, मतलब जो इंटरफेस है उसका काफी बोरिंग है, अप्लाई कर दो कुछ पता ही नहीं चलता होना क्या नहीं होना है। तो मुझे लगा कि बस ठीक है कर दिया, खोने को क्या था। बट देन UBS वाले ने देन आस्क्ड फॉर माय CV। उनको तो बैकग्राउंड कुछ खास पता नहीं है, तो वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अ गुड वे टू गेट अ जॉब। एंड लेजिट टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, तीनों पार्ट्स के लीड्स वहां मिलते हैं ICAI पोर्टल पे। And apart from this, keep connecting to people, to understand specific requirements. जैसे this time HSBC, मेरे को डायरेक्ट एड में मैंने अप्लाई नहीं किया था। समवेयर इन मार्च मिड, द पर्सन हु हैज बीन डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देयर, उसने डाला था कि रिक्वायरमेंट है। तो वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आई वाज फॉलोइंग दैट सेट ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन एंड आई वाज फॉलोइंग दोस हैशटैग्स एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द कीवर्ड। कुछ चीजें, काफी चीजें खुद से आती है बट कुछ चीजें खोजनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी सुपर एक्टिव विद दिस। फेब सेकेंड वीक जो मैंने चालू किया, अप्रैल सेकेंड वीक को ही मेरा फाइनलाइज हुआ। तो इट हैज टेकन अ लॉट ओवर दी 2 months। तो दिस इज वेयर टू फाइंड। एंड पहला मैंने बोला टू रिपीट माई सेल्फ, प्रिंसिपल का कंसल्टेशन एंड कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग, द वेरियस मीन्स थ्रू विच यू कैन गेट इट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट व्हेन टू अप्लाई। अभी मेरे साथ हुआ था पावर ग्रिड पे, मेरे को उन्होंने बोला March 1 में आ सकते हो बेटा। मैंने बोला मेरा तो अप्रैल 30 तक ही खत्म नहीं होगा 2 साल। तो एक टाइमिंग होता है जहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। 3 महीने के पहले तुम्हें ढूंढना पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रीम लेयर Tier 1 Tier 2 कंपनीज आर कंफर्टेबल टू गिव 2 महीना पहले का ऑफर लेटर, एज इन केस ऑफ भूमिका एज वेल। तो 3 महीने से क्या तुम चालू हो जाओगे। तो मान लो पहले के इंटरव्यू भी गलत होते तो आगे प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस अगर पहले इंटरव्यू ही क्रैक होके तुम्हें 2-3 महीने का ऑफर लेटर पहले ही मिल जाएगा तो यू आर डन विद द वर्क। बट द इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हियर आर कि तुम कोशिश कर लो जानने का कि उनको रिक्वायरमेंट कब तक है। अभी जैसे मान लो इमीडिएट ज्वाइनिंग है तो भाई अप्लाई मत करो फेब से मई के लिए, क्या कर लोगे अप्लाई करके। So this is the part of when and how to find it. Adding to your point, I think अभी मेरा भी यही था। So what we did थोड़ा extra was कि we made a Google sheet। तो उसमें 4 of us were there, like 4 friends were there। उसमें हम लोग सारा कंपनी का डिटेल्स डालते जाते, जिसको जो भी दिखता था लिंक्डइन पे, यू टाइप द नेम ऑफ द कंपनी, कंसर्न पर्सन जिससे आप कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, द कंसर्न वेबसाइट, जो लिंक है अप्लाई करने का वो, उसके बाद उसका प्रोग्रेस, मतलब किस बंदे ने कहाँ पे अप्लाई कर दिया है, कहाँ से रिप्लाई आ गया। सो वी हैड अ प्रॉपर डेटाबेस एक तरह का फॉर ऑल द कंपनीज, जिसका भी हमको वैकेंसी दिख रहा था। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। एंड वन थिंग, पर्सनल कनेक्शन, जो पवित्र ने बोला। So one of my friends was already, like one of my friend was already working in Aditya Birla. So I did not go through the official procedure of Aditya Birla Group। जब उन्होंने LinkedIn पे रिलीज किया उससे पहले मेरा इंटरव्यू हो गया था in January। So that happened because the guy who was working there shared with me the email of the concerned person who is the head of the team। So I directly mailed the concerned manager and that's how my interview happened। तो पर्सनल कनेक्शन होना उस जगह पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इफ यू ऑलरेडी नो समवन हु इज वर्किंग देयर एंड हु कैन रेफर यू, देन दैट इज द बेस्ट थिंग। यस, एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी इन कैनन। कैनन में भी मुझे पोस्ट नहीं दिख रहे थे, मैंने किसी को PM कर रखा था जो वहाँ काम कर रहा था। देन आई रिसीव्ड अ कॉल बैक फ्रॉम द मैनेजर
तो कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड कनेक्शन बनाने का सबसे इजी तरीका है, इंडस्ट्रियल ट्रेनी एबीजी डालोगे, आदित्य बिरला डालोगे तो भूमिका हैज टू पॉप अप, तो वैसा है। तो समिंग अप अभी फर्स्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल वाला जो इशू था, इवन देयर इज अ प्रोसेस ना कि मतलब आपको 3 months पहले अपने प्रिंसिपल को कंफर्म करना ऐसा ऐसा है कि वो एक रेस्पेक्ट एंड रेगुलेशन है कि तुमको 3 महीने पहले बता देना चाहिए अपने प्रिंसिपल को कि भाई तुम जाने वाले हो, ताकि वो 3 महीने में तुम्हारा बैकअप ढूंढ ले। ये एक जनरल थिंग है। तुमको चाहिए तो तुम 6 महीने पहले बोल सकते हो, चाहिए तो 2 महीने पहले भी बोल सकते हो। अलॉट डिपेंड्स ऑन वो कैसा है, वो अड़ियल है, वो स्वीट है, या फिर उसको सिर्फ आर्टिकल से मतलब है, उनके काम से पर्सनल कनेक्शन कुछ भी नहीं है, या फिर ही अंडरस्टैंड्स। तुमको एसेस करना पड़ेगा ह्यूमन नेचर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द स्टेप। तो सम अप देयर इज नो डेफिनेट पाथ, लिंक्डइन हो गया, ग्रुप्स हो गए, ये सब आपको एक्सप्लोर करना होगा, मतलब यू हैव टू शो योर ओन एफर्ट्स। आईसीआई पोर्टल Yes. इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। मतलब जो चीजें लिंक्डइन पे नहीं आती है वो चीजें आईसीआई पोर्टल पे आती है। मतलब हो सकता है जब तुमने लॉगिन किया हो 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले वाले भी चीजें रही, बट अगर वो थोड़ी आउटडेटेड होगी तो तुमको पता है कि नेक्स्ट सर्कल में उसके पास रिक्वायरमेंट आ सकती है। इट इज अ कंपनी विच इज टेकिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनीज। और इनकेस अगर तुमको लग रहा है कि अभी अभी जस्ट अपलोड हुआ है रिक्वायरमेंट, तो अप्लाई करते रहो। तो टू रिपीट माई सेल्फ, जो कंपनीज लिंक्डइन पे नहीं है, बहुत सारी कंपनीज मिल जाती है इधर आईसीआई पोर्टल पे। तो यू डोंट नीड टू अंडर एस्टिमेट दैट पोर्टल, इट विल श्योरली हेल्प यू समडे। इवन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ना कि कुछ कंपनीज है जैसे येस सिक्योरिटीज हो गया या जेपी मॉर्गन हो गया, ये सब कंपनीज अगर आप डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हो इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को, वो भी आपको मेल आईडीज दे देते हैं जो भी मतलब कंसर्न पर्सन है जिसके पास जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, कमिंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स कंसिडर हो गए, कंपनी सर्च कर लिया, अब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये कौन कौन सी प्रोफाइल्स ऑफर होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में? ये काफी लोगों को इश्यू रहता है, मतलब किसी ने जस्ट बाय द नेम की गोल्डमैन सैक्स में अप्लाई करना कर दिया, बट वहां पे प्रोफाइल नहीं पता है कि काम क्या करना चाहते हैं। सो प्रोफाइल पे डिस्कशन करते हैं अभी। So first talking about as much idea as I have, the first thing is कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स कोर होता ही है। मतलब तुम उनके फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पार्ट पे हो, तो उनका मे बी मंथली क्लोजिंग करवा रहे हो या एनुअल क्लोजिंग करवा रहे हो, क्वार्टरली क्लोजिंग करवा रहे हो, दैट इज वन प्रिंसिपल थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि तुम उनके अकाउंट्स टीम में हो, बट तुम ऑडिट लाइसेंस करवा रहे हो विद द ऑडिटर्स, तुम डील कर रहे हो, ऑडिट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। थर्ड थिंग टैक्सेशन का भी है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स रिलेटिवली कम है, बट मैंने 3 महीने में काफी अपॉर्चुनिटी, हैंडफुल अपॉर्चुनिटीज देखी, तो टैक्सेशन के पार्ट पे भी है। एंड नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मुझे 3 तरह के प्रोफाइल्स मिले थे। वन वॉज प्रोडक्ट कंट्रोल, वन वॉज वैल्यूएशन कंट्रोल, एंड वन वॉज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो बस ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट बैंक है तो फाइनेंस ओरिएंटेड है, फाइनेंस में भी काफी ब्रांचेस होते हैं, विच आई लकीली गॉट टू नो कि ये 3 तरह के तो मुझे ही पता चल गए डायरेक्टली। तो इससे भी ज्यादा चौथा भी कुछ हो सकता है परहैप्स in this finance domain. And apart from this, something of which Bhumika has joined, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनली अलग है, something of strategy, something like that, तो वो relatively कम होते, to be honest, if Bhumika would like to add। बाकी मेजरली यही होता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस टीम, टैक्सेशन टीम और आई थिंक यही है कि रिपोर्टिंग के ज्यादा रोल्स होते हैं, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटेंसी से ज्यादा रोल्स मुझे जहाँ तक दिखी थी जब मैं अप्लाई कर रही थी। और प्रोडक्ट कंट्रोल, इवन इफ यू गो एंड चेक ना, उनका जॉब प्रोफाइल पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिखते हैं प्रोडक्ट कंट्रोल है और काम उनका ट्रेजरी वाला होता है, तो वो चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन द एंड यू आर स्टक विद द रोल विच इज बेसिकली अकाउंटिंग। तो वो चीज पढ़ना जरूरी है। और सो आई गॉट अ रोल इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और मुझे भी इस रोल के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इट वाज थ्रू माय कनेक्शंस ओनली दैट आई केम टू नो कि ऐसा रोल भी एग्जिस्ट करता है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है, टेल यू। So we act as an internal advisor to the whole group, to the whole Aditya Birla group. And then what we do is, अगर suppose Aditya Birla को कहीं और invest करना है या फिर expansion करना है या कोई भी proposal आया है, so we look at those projects. उस project का end to end हमको decide करना होता है कि is it a good investment proposal. If we are planning to invest in it, then उसका पूरा DCF होगा, उसका पूरा analysis होगा कि क्या pitfalls है, क्या advantages. So it's basically about around investing and expansion and
like that, mergers and acquisitions. तो भी Vodafone Idea का जो merger हुआ, that was done by the CSBD team and Aditya Birla. That's just it. Sort of due diligence. अभी थोड़ा एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज प्रोडक्ट कंट्रोल ऑल अबाउट, ट्रेजरी में क्या काम होता है? देखो, I'll share the limited idea which I gained across talking to several people. Now product control is something कि तुम कोई एक financial instrument मिल जाता है और उसका तुम मतलब आज अगर 9th है तो 8th मई के तुम्हारे पास ट्रांजैक्शंस आएंगे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक स्पेसिफिक स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, तो तुम उस प्रोडक्ट को लेके उसके ट्रांजैक्शंस लेके P&L बनाओगे and then you will calculate and make the P&L and then उसके आगे जाके कहीं कहीं तुमको अकाउंटिंग भी करना होता है उसका, या कहीं कहीं अकाउंटिंग नहीं भी करना होता है. एंड प्रोडक्ट कंट्रोल में एक और चीज होता है कि 8 तारीख को जो ट्रेडर ने ट्रेडिंग कंप्लीट करी उस स्पेसिफिक मार्केट में, वो तुम्हें बता देगा कि मेरे को प्रॉफिट मिला है या मेरे को लॉस मिला है. तो तुम अगले दिन जब तुमको एक्चुअल फिगर्स आएगी, ऑथेंटिकेटेड फिगर्स टू मेक योर P&L, इफ यू फाइंड सम मिसमैच then you can ask to the trader, you can question him. So this is some sort of rough idea which I have about product control. Now one thing common between product control and valuation control is that they are more into P&L and financial instruments. At the end of your tenure, you will get to know a handful, good practical knowledge of all the financial instruments, various financial instruments. क्योंकि तुम मार्केट का ही डीलिंग कर रहे होगे, तुमको उसी के फिगर्स मिलेंगे, तो तुमको उसका नेचर समझ आएगा कि ये हो कैसे रहा है. This is what I heard from a friend in HSBC. So this is basically about valuation control and product control, majorly into the profit and loss wala thing only. And there is more to this. Perhaps in the coming series you can bring in the Goldman Sachs guys and explain better. So this is the idea I had roughly, and why I chose treasury over this thing was क्योंकि treasury में liquidity भी आ जाता है and asset liability management आ जाता है. That is, अगर तुम्हारा एसेट लायबिलिटी से सरप्लस है तो तुम कैपिटल ब्लॉक नहीं करके कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, और अगर तुम्हारे पास कम है तो कहाँ से लेवरेज करने वाले हो. एंड सम बेसल नॉर्म्स कंप्लायंसेस एंड कंप्लायंसेस एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स and something like that. So I specifically like treasury more, so my personal choice, that's why I took it over product control. But one question, Pavyan Bhumika, काफी जूनियर्स का क्वेश्चन आता है कि उनको इन्वेस्टमेंट बैंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, बट उन्हें ये नहीं पता था इन्वेस्टमेंट बैंक में मेजरली जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो बैक ऑफिस में होती है, फ्रंट ऑफिस में नहीं होती है. Yes. तो ये चीज थोड़ा अगर एक्सप्लेन करो. Yeah, I think because हमारे कॉलेज में भी जो प्लेसमेंट्स होते हैं they are at the back end and we don't, like most of us don't know that, और वो काम उतना फ्रंट एंड पर नहीं हो पाता. तो बैक एंड में yeah, suppose हम कोई pitch बना रहे हैं तो you are at the back end of the presentation rather than being in the front end dealing with the client. Yeah. तो बहुत important है when you choose even an article industrial with investment bank like Goldman or whatever, just make sure कि अगर वो investment, I think Goldman investment banking वाला profile is still better than other profiles, but just read the job profile अच्छे से, और when you are giving the interview also just ask the interviewer कि what is the job exactly like, because तभी तुमको समझ आएगा कि तुमको अकाउंटिंग में तो नहीं डाल रही थी. That is very important. Now coming on the next process, CV कैसे बनाया? अभी CV में क्या ऐसी चीजें मेंशन की, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मेनली क्या रिक्वायरमेंट्स होती है CV में? ओके, सो इससे रिलेटेड चीज पहले मैं एक ब्रीफ दे दूं कि क्योंकि मैं मिड साइज फर्म से था एंड स्मॉल फर्म से था, आई हैव टेकन ट्रांसफर्स, तो मेरे को जरूरी था ये एक्सप्लेन कर पाना उन्हें कि मैंने काम भले ही उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिला हो मुझे, बट मैंने जितना काम किया है वो मैंने अच्छे से किया है. टू पुट इट इन अ सिंपल वे, आई एम अ बैट्समैन हु हैज बीन लर्निंग टू हिट लेग साइड फॉर 2 years, बट द इंटरव्यूअर इज नॉट गोना जज यू कि तुम्हें ऑफ साइड क्यों नहीं मारना आता. वो रैदर वो देखेगा कि तुमने लेग साइड मारने की लर्निंग कितनी जल्दी पिक करी और तुम कितना अच्छा लेग साइड मार पाते हो. तो मेरे साथ क्या हुआ था, आई वॉज वेरी कीन ऑन शोइंग व्हाट बेटर या what differential thing I had done during my articleship. I mentioned some of my famous clients and मैंने क्या काम किया और क्या मुझे पार्टनर के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला, क्या मैं लीडरशिप पोजीशन में था, या फिर मुझे कोई छोटी सी सर्टिफिकेट या कोई एप्रिसिएशन कुछ मिला अपने प्रिंसिपल से. एंड इसके अलावा आई एक्सप्लेन देम थ्रू माय CV अच्छे से कि मैंने इस डोमेन में काम किया, मैंने एक एक नाम मेंशन किया चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए.
टू लेट देम नो कि तुमने क्या किया है, कैसे किया है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। मैंने इतने इंटरव्यूज में यही समझा है कि वो तुम्हें काम के लेवल पे जज नहीं करने वाले, वो तुम्हें काम तुम कितना ग्रास्प कर सकते हो और तो जो तुमने किया है वो तुमको कितने अच्छे से आता है। क्योंकि एक जगह मैंने एक स्टार्टअप का इंटरनल ऑडिट किया था, तो एक इंटरव्यू में उस स्पेसिफिक ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन चला गया था, तो उन्होंने डीप डाउन उसी के अंदर चले गए कि इस स्टार्टअप के कॉम्पिटिटर्स कौन है, इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या है तुम्हारे हिसाब से, इस स्टार्टअप का फ्यूचर क्या है। तो वो तुम्हारा क्लाइंट था, तो दे एक्सपेक्ट कि तुम बियॉन्ड द वे उतना नॉलेज रखते हो, उतनी अवेयरनेस रखते हो। और अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो नेक्स्ट तुम्हें भूमिका बताएगी भी कि न्यूज़पेपर उसको कितना हेल्प करा है इंटरव्यू में। तो कमिंग बैक टू I सीवी, completely. कीप इट ब्रीफ, तुमने कौन से साल में तुम्हारा आईपीसीसी दिया है, सीपीटी में कितने नंबर आए हैं, और कोई एकेडमिक लॉरेल्स अगर तुम्हें मिले हैं राइट फ्रॉम 10th। उसके बाद तुमने रेगुलर कॉलेज किया है तो तुमने क्या किया उसमें, और अगर तुमने रेगुलर कॉलेज नहीं किया है तो तुमने क्या किया उसमें। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव दिस गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन एचएसबीसी, वो रेगुलर कॉलेज से नहीं था, ही वाज नॉट इवन फ्रॉम द बिग फोर, एंड येट ही क्रैक्ड ओपन द प्रोफाइल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कोशिश किया कि वो अपने इंटर की तैयारी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करे। उसने ये आईसीआई के फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, तो ही कुड फ्लॉन्ट अबाउट देम कि आई पार्टिसिपेटेड एंड आई वन, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसे हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी है, और कुछ स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज किया। तो इट्स समथिंग कि तुम अपने पेपर से उनको क्या बता सकते हो कि तुम जस्टिफाइबली एफर्ट्स क्या लगा रहे हो। अगर कोई रेगुलर कॉलेज में है तो कितना एक्टिव रहा और क्या किया है, अगर वो रेगुलर कॉलेज में नहीं है तो वो उसने जो उसका रिलेशनल टाइम बचा है उसमें उसने क्या ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट किया या कहाँ ग्रोथ दिखाई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से अगर तुम सिर्फ हमेशा नंबर ही लाते रहे हो और कुछ नहीं किया है तुमने, तो जरूरी नहीं है कि दिल पिक यू। So this is something important in CV, to let them know what extra efforts you have put, to obviously let them know your marks and let them know your year of attempt, and afterwards let them know कि तुमने आर्टिकलशिप में क्या सब्सटेंशियल किया, क्योंकि उस पर बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग आती है। भूमिका। True. I think articleship वाला part explain कर पाना अच्छे से is the most important thing, क्योंकि I had a number of co-curriculars in my CV, but then they asked a lot of questions from the articleship part only. Also, it is very important that you proofread your CV and make people proofread your CV. So मैं अपने एक दो friends से proofread करवाया. They legit had 20 comments on every dot and every comma that I had in my CV. ताकि space का अच्छे से use होना चाहिए. I think the making the CV took me like 3 to 4 days, and then proofreading ऐसा करके पूरा 1-1.5 हफ्ता लगा मेरे को CV अपडेट करने में. उसके बाद I sent it to some of the like senior people also who are working there. Suppose जो CA qualify कर चुके हैं, उनको भी मैंने अपना CV भेजा था just to proofread कि क्या requirements होते हैं और am I fulfilling those requirements. So that you can do. उसके अलावा CV जो आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है उसको आपको बहुत प्रिसाइसली लिखना है एंड टू द पॉइंट लिखना है. सो बिकॉज आई वर्क इन द एनबीएफसी सेक्टर एंड लाइक मोस्ट ऑफ माय पार्ट लाइक आर्टिकलशिप पीरियड आई वाज वर्किंग विद एन एनबीएफसी सेक्टर, और एनबीएफसी उस टाइम पे बहुत ज्यादा लाइट में था बिकॉज मोरेटोरियम एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो एनबीएफसी मोरेटोरियम था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत जरूरी था पढ़ना एनबीएफसी के बारे में. सो I think newspapers helped me a lot because even though I was doing audit, trust me, they did not ask anything about audit, like not even one question. Especially because my role was strategy, so maybe that's why. But then they did not ask anything कि audit में क्या करना होता है, इसको कैसे verify करोगे, nothing. And then NBFC में भी suppose जैसे इंडेस 116 में अमेंडमेंट आया था, लेटेस्ट अमेंडमेंट इंडेस में 116 में आया था, तो वो चीज आप हाईलाइट करो अपनी सीवी पे, जो भी बेसिकली जो भी मार्केट में चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू सेल योरसेल्फ. तो वो चीजें हाईलाइट करना इन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट. या मतलब जो भी आपने आर्टिकलशिप में काम किया उससे रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते जाओ. हाँ, पे बैकफायर करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं. And did you guys change मतलब company specific CV create किया था या फिर one CV for every company? I think that's very important. क्योंकि मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था और मेरा एक ही में हो गया, तो I was like कि अब नहीं करने का है. But then it's very important. स्ट्रैटेजी का रोल है, तो योर CV वाला पार्ट जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है ना, स्ट्रैटेजी में आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो, तो वो चीज थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. If you are applying for a finance specific profile, तो आपके finance वाले अचीवमेंट्स थोड़ा आप ऊपर लिखो. ऐसा प्लेसिंग चेंज करना होता है बेसिकली वेरिएंट्स में, और कोई इतना बड़ा काम नहीं है.
but it's very important कि your CV should be aligned to the role you are applying. इवन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, फाइनेंस रोल के लिए हाँ. वो कीवर्ड्स यूज करो, स्ट्रेटजी के लिए आप कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स यूज कर सकते हो. अभी यू हैव गिवन इंटरव्यूज इन सो मेनी कंपनीज, तो क्या था अप्रोच? मैंने स्पेसिफिकली विप्रो के लिए मेरा सीवी चेंज किया था. विप्रो हैड दिस इंटरनल ऑडिट रोल विच इंक्लूडेड ट्रैवलिंग. तो मैंने एक आउट स्टेशन ऑडिट कर रखा था, तो मैंने उस पर बहुत हाईलाइट किया. और मैंने इंटरनल ऑडिट के अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स उठाए थे, जैसे भूमिका ने बोला उनको मैंने नीचे कर दिया विदाउट इवन बोल्डिंग देम. मैंने बोल्ड में इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क एडवाइजरी का एक्सपीरियंस ही ऊपर लिखा, ताकि वो देखते ही उसके बारे में पूछ पाए. एंड उसके बाद आउट स्टेशन ऑडिट पे डिस्कशन होके उन्हें कंफर्ट आ जाए कि ये बंदा पहले भी घूम चुका है. एंड ये दोनों पॉइंट्स, घुमा घूमी का पॉइंट आईबी वालों को मतलब नहीं है, तो आई पुट दैट डाउन अगेन. एंड इंटरनल ऑडिट और रिस्क एडवाइजरी का जो मैंने 3 लाइन की ब्रीफिंग लिखी थी उसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया. और जो इन्हें पसंद आता, जैसे मैं स्टार्टअप पे था तो मेरा सीएफओ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, तो मैंने वो लाइन भी मेंशन कर दी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद सीएफओ एंड द फाइनेंस कंट्रोलर ऑन डेली बेसिस फॉर फाइनलाइजिंग द ऑडिट. तो ये अच्छा दिखता है कि यू हैव टॉप मोस्ट हायरार्की के बंदे के साथ तुमने कम्युनिकेट किया है. तो जो वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, तुम्हें वो बताना पड़ेगा. सो अब सीवी क्रिएट हो गया. नाउ कमिंग ऑन द प्रोसेस, भूमिका स्टार्टिंग विद यू, कैसा था इंटरव्यू प्रोसेस? अगर थोड़ा It was grilling. 45 minutes the interview went on for 45 minutes. एंड वहाँ पे टीम का जो हेड, लाइक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टीम का जो हेड था वो था. उनके साथ एक और देयर वाज वन मोर पर्सन, क्वालिफाइड सीएसओ, टू पीपल वर देयर. एंड स्टार्टिंग में दे आस्क्ड मी आर्टिकल का प्रॉपर, जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है एनबीएफसी, तो उसका इंडस्ट्री ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, कॉम्पिटिटर क्या है, आपको कौन सा कॉम्पिटिटर पसंद है, वो कॉम्पिटिटर क्यों पसंद है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर. तो ये बहुत जरूरी है. उसके बाद ये स्टार्टेड विद, सपोज मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था इकोनॉमी पे, सो then the guy was like कि it seems that you are very interested in economy. तो पूरा इंडिया के बारे में, इंडिया का पॉपुलेशन में कितना यंगस्टर्स का कितना रेशियो है, एंड यू नो बेसिक stats about India which I was not very sure about. So I told him नहीं मेरे को नहीं पता. And then he was like, then he came on the finance part. So CFA, not CFA specific, but then finance questions like IRR और equity IRR, normal IRR में क्या difference होता है, valuation specific questions. So it was very technical that way, and he did not ask me much about like HR वाली चीजें उसने कुछ पूछा नहीं ज़्यादा. So very technical about the industry I was working on, और in general अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पूरा इंडिया में क्या चल रहा है ये पता है या नहीं. So that was all about. And there was a single round of interview. Yeah, that was मेरा single round of interview था, क्योंकि I directly applied to the manager, but then जिन लोगों ने बाद में ऑफिशियली अप्लाई किया था उन लोग का 2 rounds of interview था. Okay. So yeah, one HR, one technical, but then my HR did not happen. Okay. And how did you prepare? Like SFM दोबारा जाके रिवाइज किया? बहुत लोग करते हैं दोबारा से कोचिंग का मटेरियल. एक दिन मिला था एक दिन मिला था प्रिपेयर करने के लिए. सो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि आर्टिकलशिप वाले पोर्शन पे, मतलब पोर्शन ऑफ माय सीवी, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी. और उसमें मैंने लिखा था इंडेक्स 116 मैंने इम्प्लीमेंट करा है, तो वो पूरा मैंने अच्छे से वर्क पेपर्स जाके देखे पूरे ऑडिट के कि कैसे इम्प्लीमेंट किया था और क्या डिस्काउंट रेट का. ऑडिट वर्क पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है, ऑडिट वाला रोल. उसके बाद मैंने फोकस किया इंडस्ट्री ओवरव्यू पे. तो ये आर्टिकलशिप वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करके पूरा न्यूज़पेपर में जो भी हाइलाइट्स चल रहा था और मोरेटोरियम का जो भी हाइलाइट्स चल रहा था वो सब किया. उसके बाद को करिकुलर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज आपने वो चीज करा है एक्चुअली, तो आपको पता होता है. सो इफ आई हैव रिटन टोटलिटी इन माय सीवी तो मेरे को पता है कि क्या बोलना है. सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई थिंक रिविजन के लिए भी इतना ज्यादा रट्टा वट्टा कुछ मारने का जरूरत नहीं है, बस जो आपने अपने सीवी में लिखा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. How did you prepare? मेरा ही इंटरव्यू था. मैंने पवी को 1 घंटे पहले कॉल किया था. पवी ने मुझे 5-6 ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिए, ये तो देख ले जल्दी से, और फिर दे दिए इंटरव्यू. और लिटरली उसके 2-3 क्वेश्चन आ गए थे. अभी ओके, तो सबसे पहले मैंने विप्रो में इंटरव्यू दिया था. तो वो इंटरनल ऑडिट कोर था, तो ऑब्वियसली आई वेंट बैक टू माय ऑडिट्स एंड आई वाज गेटिंग वेल वर्स्ड विद इट. तो उन्होंने मुझे इस पॉइंट पे ग्रिल किया था कि तुमने सारे प्रोसेसेस का एसओपी बनाया था एंड ऑडिट किया था. तो P2P के अंदर बहुत डाउन चले गए थे, 4 लेयर्स अंदर घुस गए थे, बहुत सारा उसी से पूछा था.
तो इफ आई हैड नॉट सीन इट प्रॉपरली और रिवाइज्ड इट प्रॉपरली फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, मैं नहीं कर सकता आंसर। तो ये बहुत जरूरी था कि जो मैंने काम किया उससे रिलेटेड मुझे आता हो। इसके अलावा थ्रू आउट माई इंटरव्यूज जिस भी कंपनी में मैंने दिया, FR एंड SFM जितना इम्पोर्टेंस दिखाया है उतना इम्पोर्टेंस कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाया। FR बहुत इम्पोर्टेंट, मैंने क्यूब हाईवेज में जब इंटरव्यू दिया था तो आई रिसर्च अबाउट द कंपनी, तो वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। तो इससे एक चीज पता चल जाता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो थोड़े से स्टैंडर्ड्स है वो रेलेवेंट हो गए, एंड क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते तो पार्ट्स में होगा तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी अप्लाई होगा। तो मैंने रेवेन्यू रिकग्निशन बहुत अच्छे से रिवाइज किया था और उसी के ऊपर मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो प्रोएक्टिवली यू हैव टू जज कि तुम्हें वो कंपनी क्या पूछ सकता है। एंड नाउ जैसे इसने बोला भूमिका ने कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। और एनुअल रिपोर्ट का थोड़ा सा फिगर्स का आइडिया लगा लो एज सच। उसके अलावा स्पेशली फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्ट हमारे टाइम पे था, तो मैंने फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्ट हर कंपनी का अच्छे से पढ़ा था, एंड दैट हेल्प मी इन द इंटरव्यू टू कोरिलेट सम टर्म्स विद दैट एंड टू इम्प्रेस देम एज वेल। HSBC में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे डिस्कशन चालू हो गया था, तो मैंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का सब बता के आई लिंक्ड इट विद द फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट कि दे हैव अचीव्ड देयर बेस्ट इन दीस मेनी इयर्स, so they were super impressed with that fact. And now coming back to the step 1, जिस कंपनी पे अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में अच्छा रिसर्च कर लो, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि तुम उसके बारे में जानो, कंपनी के बारे में। अगर तुमको नहीं पता देन यू आर अ बिग फेल। अगर आपने बाकी सवाल को भी जवाब दिया तो भी वो मन में रह जाएगा कंपनी वाला, और अगर कंपनी वाला सवाल पहले आ गया तो जो मोमेंटम ब्रेक हुआ मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाएगा इंटरव्यू में। तो ये तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज होती है सबके एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, तो आप तो एनुअल रिपोर्ट से क्लियर गो थ्रू कर सकते हो बस अच्छे से। हाँ, इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे मैंने बोला हमारे CA फाइनल से FR एंड SFM आर सुपर इम्पोर्टेंट। एंड द थर्ड कि तुम और क्या प्रिपेयर कर सकते हो इससे बाहर जाके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो लाइक डॉयचे आई हैड लिक्विडिटी एंड ट्रेजरी, तो ये दोनों हमने बस ऐसे ही पढ़ा है, हमको इतना पता नहीं है, ना ही मैंने अप्लाई किया है। तो मैंने यूट्यूब पे जाके थोड़ी वीडियोस देखी, JD में लिखा था एल्को, अब मैंने एल्को पढ़ के मुझे नहीं समझा क्या है, देन मुझे पता चला एसेट लायबिलिटी कमिटी है, तो उसकी भी एक यूट्यूब वीडियो देखी कि एसेट लायबिलिटी कमिटी करता क्या है, तब मुझे पता चला कि वो करता है। एंड आफ्टर दैट आई सॉ सम रिस्क रिलेटेड टू लिक्विडिटी, एंड देन आई सॉ कि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कैसे हो सकता है। तो JD के अराउंड ही मैं जितना नॉलेज गेन कर सकता था मैंने सब किया, और डॉयचे बैंक की ब्रांचेस कहाँ का इंडिया में, तो वो सब भी। और ये पूछा मुझसे, VP ने पूछा कि डज डॉयचे बैंक हैव ब्रांचेस ऑल अक्रॉस इंडिया, तो मैंने बोला हाँ कुछ प्लेसेस में है। एंड मैंने बोला कि कोइंसिडेंटली सेलम में भी है, तमिलनाडु जहाँ पे मैं रहता हूँ, और ये मेरे स्कूल के रास्ते में आता है। तो मैंने उनसे थोड़ा स्पॉन्टेनियसली इंटरव्यू को लाइट करने के लिए मैंने उनसे बोल दिया कि मैं जब भी स्कूल जाते समय डॉयचे को देखता था तो बचपन में यही सोचता था कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो द VP स्टार्टेड लाफिंग। तो यू मस्ट ट्राई टू राइड ऑन द इंटरव्यू, तुमको दब नहीं जाना चाहिए। और अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से और बात करें तो एज आई सेड अकॉर्डिंग टू द JD एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जा रहे हो तो SFM फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। मेरे को डेरिवेटिव्स के अंदर से काफी चीजें पूछ लिया, स्वैप्स पूछ लिया था मुझसे, CDS के बारे में पूछा था, और मुझसे काफी बॉन्ड्स वर्सेस डिबेंचर्स भी पूछ लिया था। मतलब डिबेंचर्स SFM में नहीं आया उतना, तो मैं बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स ये सब पूछ लिया। अब अचानक से बॉन्ड्स वर्सेस डिबेंचर्स पूछ लिया तो उस समय आई टुक सम सेकंड्स टू आंसर, एंड अचानक से आउट ऑफ नोवेयर दे आस्क्ड मी द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पर्सनल अकाउंट्स, आउट ऑफ नोवेयर। अब मैं एक सेकंड के लिए सोचने लग गया क्या है ये। तो मतलब जो भी तुमने पढ़ा है मोस्टली उसी से आएगा, और अगर तुम्हें नहीं पता उसके बारे में तो पोलाइटली आंसर टू देम कि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। अगर तुमने पढ़ रखा है और तुम्हें उस टाइम याद नहीं आ रहा तो बोल देना आई कुडंट ब्रश अप ऑन दिस, और इस टाइम पे आई एम नॉट एबल टू कोरिलेट, बट इफ आई वुड हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस। और क्योंकि तुमने एजुकेटेड गेस बोला है तो कुछ भी नहीं फेंक के आना है, वो तुमसे कई गुना ज्यादा तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं। And apart from these things, what helped me was, SFM helped me a lot, and Ind AS helped me a lot, whichever were the common to the company. And reading fourth quarter report, क्योंकि मैं मई में था तो fourth quarter report तब तक आ गया था, मतलब मार्च अप्रैल में, तो fourth quarter report helped me, and the annual report of course helped me to know about the company, क्योंकि वो बेशक पूछ सकते कि what do we do। अगर तुम बोल दोगे सर मैं ज्वाइन करने के बाद समझ लूंगा वो सब, तो वो बोलेगे जाओ, क्योंकि you have to be proactively prepared for that।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वाइज बस यही चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो एज आई हैव अर्लियर मेंशन, तुमने जो काम किया है वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. नहीं तो वो पता कर लेंगे कि तुम फेंक रहे हो सीवी में. यू हैवंट डन दैट. दे हैव दैट रैशनैलिटी टू जज अपॉन दैट बेसिस. तो ये बहुत जरूरी था. तो यही सारी चीजें मुझे काम आई थी. एंड अच्छा हुआ कि मैं एक जगह पहले रिजेक्ट हो गया था, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में. तब मुझे पता चला कि भाई सिर्फ एसएफएम का लेक्चर देखने से नहीं होता है, मुझे रिवाइज करके कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. तो आई अगेन टुक द हेल्प ऑफ यूट्यूब. आई अंडरस्टूड सम टॉपिक्स. मुझसे गोल्डमैन में ब्लैक शोल्स के बारे में पूछा. अब मुझे याद है 3 महीना पहले मैंने लिखा है अपने बुक में, संजय सराफ कुछ तो बोला, और मुझे याद नहीं आ रहा ये है क्या. ऑप्शन टाइपिंग होता है वो भी याद नहीं आया मुझे उस टाइम पे. Oh तो shit. दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू नीड टू डू. तो जब ये सब गलत हुआ तो आई वेंट बैक 2 steps बैक अगेन, took my SFM and then कंपनी स्पेसिफिक और ज्यादा पता किया. एंड गोल्डमैन में ही मुझसे वो सब पूछा था मेरे स्टार्टअप के बारे में. तो आई अगेन वेंट बैक टू माय कंपनीज एंड गॉट देयर बैकग्राउंड एंड रिवाइज्ड माय ऑडिट्स. तो ये ही सबका सर्कल होता है. इसके अलावा आई थिंक एक और चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि बहुत चीज होगी जो आपको नहीं आएगी, सो यू कांट फस अबाउट इट. क्योंकि मेरे से उसने केस स्टडी पूछा था, तो ही वाज लाइक कि सपोज कोई मिनरल है, सपोज कॉपर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे करोगे इन्वेस्ट. एंड दैट इज सच अ न्यू क्वेश्चन टू मी. आई वाज लाइक कि गिव मी 2 minutes, आई विल राइट इट डाउन कि क्या क्या हम देख सकते हैं. तो अभी जो भी आपने लिखा, अब जो भी आप उसके बारे में बोलोगे उसमें भी उनके काउंटर क्वेश्चंस होंगे. एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. तो कॉन्फिडेंस होना इन द वेरी फर्स्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे फॉर श्योर, और वो नहीं पता हो सकते. दैट इज जस्ट टू टेस्ट. तो उतने में बिंदास रहना है, जो आता है वो बोलने का बस. या एडिंग टू दिस पॉइंट स्पेसिफिकली, मुझसे भी नॉन अकेडमिक एकदम अजीब सा कुछ केस स्टडी पूछ लिया था और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. फिर उस मैम ने वापस रिप्लाई में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये तो हो सकता था ना. मैंने हाँ नहीं बोला. मैंने बोला नहीं मैम, मेरे हिसाब से वही हो सकता था. देन शी सेड गुड कि तुम अपने आइडियोलॉजी से स्टिक कर रहे हो. एंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू बी कंसिस्टेंट. अभी आर्टिकलशिप में साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों लेते हैं ये लोग? ये देखना चाहते हैं कि तुम एक ही तरह का आंसर कर रहे हो कि नहीं. एक जगह बोल दिया कि मैं काम छोड़ के एम्प्लॉय का हेल्प कर दूंगा 10 मिनट, एक जगह बोल दिया कि मैं तो काम ही खत्म करूंगा, एम्प्लॉय का हेल्प नहीं करूंगा, तो वहीं पे मशीन पकड़ लेगा कि तुम्हारे व्यूज मैच नहीं कर रहे. सेम गोस इन इंटरव्यू. 2 जगह पे मुझसे ये पूछा गया था, मतलब नॉन अकेडमिक क्वेश्चन, केस बेस्ड, परहैप्स सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे वो बस यही देखना चाह रहे थे कि अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ मैं पलट रहा हूँ कि नहीं. तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ, पढ़ते समय संत हो जाओ, इंटरव्यू में ऋषभ पंत हो जाओ. इट्स होगा. Nice. बढ़िया. सो पवी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको कंफ्यूज हो जाता है, क्या आर्टिकलशिप बिग फोर होने की जरूरत है, या फिर अटेम्प्ट्स क्या मैटर करते हैं इंटरव्यू में? अरे मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ. तो भाई अटेम्प्ट्स करके भी आपको मिल सकता है. बिग 4 नहीं, बिग 20 नहीं होने के बावजूद भी मिल सकता है. मैं बिग फोर होने के बावजूद नहीं भी मिल सकता. हाँ क्यों नहीं, तो हो गई ना यार. अब तुम बिग 4 में हो, तुम पे छापा थोड़ी पड़ गया कि तुमको सब कुछ मालूम है. इफ यू गो एंड द इंटरव्यू, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? यू योरसेल्फ. तुम्हारा बिग 4 का छापा परहैप्स कैन समटाइम्स शॉर्टलिस्ट यू इन अ वे, बट शॉर्टलिस्ट होने के बाद रिजेक्ट हो गए तो और ज्यादा दुख होगा तुम्हें. तो इसीलिए फर्स्ट थिंग, मिथ है ये कि बिग 4 वालों को ही मिल सकता है. दूसरा बड़ा मिथ ये है कि अटेम्प्ट्स वालों को नहीं मिल सकता है. थैंक गॉड आई वेंट आउट ऑफ माई बिलीफ. मैंने अप्लाई किया कई जगह, और मुझे जब इतनी ऑफर्स आई मुझे पता चला ना मेरे अटेम्प्ट्स मैटर किए उतने, ना ही मेरा स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म मैटर किया उतना. जो मैटर किया था उस पॉइंट पे मैं कितना कम्युनिकेट कर पाया. अभी तक जो मैंने काम किया मैंने जस्टिफाइबली उसे बता पाया कि मैंने ऐसा काम किया है. एंड उसके अलावा मैंने उस टाइम तैयारी बहुत अच्छी की और मुझे नॉलेज है. मार्क्स चाहे मुझे 200 ही मिले हो, लेकिन मुझे उस चीज का नॉलेज है कि नहीं, वो बहुत जरूरी था. और क्या बोलता हूँ, आई थिंक कुछ हो सकता है यार. पवित्र ने इतने सारे कंपनी स्कोर किया. आई थिंक कुछ मैटर नहीं करता. इट्स जस्ट द वे यू पुट योरसेल्फ. जस्ट मेक योर सीवी शाइन. शॉर्टलिस्ट होना वो पॉइंट पे बहुत जरूरी है. सीवी ठीक से बनना बहुत जरूरी है. बहुत सारे सीवी मैंने लिंक्डइन पे देखे हैं, दे आर सो अलाइनमेंट नहीं होता है, फॉन्ट साइज डिफरेंट है इन द सेम सीवी, ऑरेंज कलर की सीवी बना रहे हैं लोग. तो दैट बिकम्स थोड़ा अनप्रोफेशनल कि व्हाट आर यू डूइंग.
वो सीवी उस शॉर्टलिस्ट वाली चीज में आपको बहुत हेल्प करता है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग। हाँ एंड मैंने तो लिंक्डइन पे काफी देखे इवन टीयर 2 3 सिटीज से जो बच्चे होते हैं उनका काफी इजीली हो रहा है अच्छी अच्छी कंपनीज में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट कि आप कितना एफर्ट लगाते हो और कितने अच्छे से अप्रोच करते हो। आप अभी हाँ यू वर सेइंग सर। या आई वाज टेलिंग दिस ओनली कि अटेम्प्ट वाली बात देखो दो सेट ऑफ इंटरव्यूज हुए थे जहाँ पे एक सीएफए एंड एफआरएम ने मेरा इंटरव्यू लिया था एंड देन जो फाइनल राउंड था वो वीपीस ने लिया था, वीपीस वर सीएस। तो उनको पता था कि अपना इंटर कैसे होता है, आर्टिकलशिप कैसे लगता है ऑल। तो वो सीवी देखते ही पहचान गए कि 2019 में आपने अटेम्प्ट नहीं दिया था। तो अब मैं खुद से जाके थोड़ी बोलूंगा सर मैंने 3 3 बारी दे के आया हूँ। अब दे सॉ इट एंड दे रियलाइज्ड इट कि 2019 हैज अ गैप। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यू डिडंट गिव। तो ऑब्वियसली आई बी ऑनेस्ट, मैंने बोला नहीं सर, आई गेव इट बट आई कुडंट क्लियर इट। तो उन्होंने बोला ओके तो 2018 में कौन तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था? मैंने बोला नहीं सर ये भी एक बार में नहीं निकला था मुझसे। एंड नाउ आई वाज वेटिंग कि वो मुझसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूछेंगे बट उन्होंने इनफैक्ट खुद बोल दिया कि ओके तो तुमने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया। And this was asked in the midpoint of the interview. So this goes to prove that if you are on the good momentum of the interview, अगर तुम उसे अब दिखा पा रहे हो कि तुम रैशनल हो, तुम नॉलेजेबल हो, तुमने काम अभी तक जो सीखा ऑनेस्टली सीखा है, तो अटेम्प्ट सरपास हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं जहाँ पे सेलेक्ट हूँ उनको पता है इंटरव्यू से कि मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेके आया हूँ। उन्होंने मुझसे प्री फॉर्म भी फिल करवाया था इंटरव्यू के पहले एंड आईओसीएल ऑल्सो मेड अस फिल। सब पूछा कितना कितना अटेम्प्ट्स लिया। तो कहीं कहीं अटेम्प्ट्स क्राइटेरिया होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। Bhumika, anything else? बस नहीं, nothing. So my next follow-up question is काफी लोग को ये इशू रहता है कि यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया तो फाइनल का अटेम्प्ट तो ऐसे जाना ही है, फाइनल की स्टडीज खराब हो जाएगी। तो इस पे क्या थॉट्स है? ओके तो ये मिथ है कि कंपनी अगर ज्वाइन किया तो अटेम्प्ट डेफर करना पड़ेगा। 5 कंपनीज ने मुझे मुझे पूछा कि तुम नवंबर में क्यों नहीं देना चाहते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम नवंबर में दे सकते हो। तो ये पहला चीज है कि उन्हें ही दिक्कत नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि तुम्हारा अटेम्प्ट डेफर हो रहा है। सेकेंड थिंग इज तुम पोस्ट पे देखते होगे, मान लो अभी नवंबर अटेम्प्ट मेरा होना है तो मैंने जहाँ अप्लाई करना है उसके पोस्ट पे लिखा है मे 2022 प्रेफरेबल। प्रेफरेबल का ये मतलब है कि अगर उन्हें तुम्हारे टक्कर का मिला तो वो मई 22 वाले को लेके नवंबर 21 वाले को नहीं लेंगे। तो यू स्टिल हैव अ चांस, गो अप्लाई दैट। अगर ये लिखा है कि मई 22 ओनली शुड अप्लाई एंड आफ्टरवर्ड्स बी रैशनल इफ यू डोंट वांट टू स्किप योर अटेम्प्ट एंड देन डोंट इवन अप्लाई देयर। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने ओनली लिख दिया है तो उनको पता है कि उन्हें 10 महीना सीधा काम करवाना है उस बंदे से। तो शुरू से ये बिलीफ होना कि अटेम्प्ट डेफर होगा इज वेरी रॉन्ग। मुझे डॉइचे बैंक, एचएसबीसी, विप्रो तीनों ने अलाउ किया था कि यू कैन गिव इट इन नवंबर। तो ये बात यहाँ क्लैरिफाई हुई कि तुम्हारा अटेम्प्ट डेफर वो नहीं करवाते हैं। हाँ कहीं कहीं खुद लिख देते हैं कि यूबीएस वांटेड मी टू गो स्ट्रेट 10 months। तो ठीक है, दे हैव क्लैरिफाइड, सो आई कैन नाउ चूज एंड गो फॉरवर्ड इफ आई रियली वांट टू डेफर माय अटेम्प्ट। अब कंपनी स्पेसिफिक छोड़िए, खुद पे बात लाते हैं कि क्या तुम्हें अटेम्प्ट डेफर करना है कंपनी के लिए, या फिर तुम्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ ही बीच में छुट्टी लेके अटेम्प्ट देके बाद में कंटिन्यू करना है, या फिर तुम जो बोनस 9 months है उसे प्रोपोर्शनली बांट के ज्यादा रिविजन करके 5-6 महीने की छुट्टी के बिना लास्ट में जो भी 2 या 3 महीने की छुट्टी मिलती है उसमें कर लोगे। ये तुम्हें डे 1 से पीवी निकालना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा सकते हो, और इज दिस लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। एंड तुम ही को पता चल पाएगा कि तुम्हें एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप बाद में देना है, अटेम्प्ट डेफर ही नहीं करना है या कंपनी छोड़ देना है अटेम्प्ट के लिए। ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करना है। सो या कंक्लूसिवली अटेम्प्ट डेफर करना पड़ता है, इज अ मिथ। भूमिका? I think I also agree. एबीजी का स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो हमको कुछ बोला नहीं था कि तुमको रेफर करना पड़ेगा, दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। दे वर लाइक व्हेनेवर यू वांट टू गिव इट इन नवंबर और में। तो दैट वाज देयर कंपनी की तरफ से। ऑल्सो honestly I'm telling you, I had a meeting with my manager अभी फ्राइडे को and he was like कि अगर तुमको कभी भी लग रहा है that you are overworked, we want you to study. So अगर तुमको कभी लग रहा है you are overworked and not able to study, just tell us. So this is the kind of support that we have in the company. Also regarding the working hours are pretty chill. I mean 9 to 6, 7, which is pretty fine for me. So I think enough time मिल जाता है पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात भर काम कर रहे हो। They are very supportive that you get the time to study. And regarding the personal opinion that Pavitra mentioned, I think I don't want to give it because मेरा CFA है, so I have my personal reasons to not give it.
it can depend, like depending upon what reasons do you have, you can either give it or not give it, but ample amount of time होता है पढ़ने का और अटेम्प्ट देने का. So that is भाई that. मतलब सीधा सीधी यही फर्क है कि या तो तुम 6 महीने लास्ट में टान के पढ़ लेते हो विद आर्टिकलशिप, यहाँ पे 9 या 10 मंथ्स तुम प्रोपोर्शनली पढ़ते जाते हो एंड लास्ट में तुम्हें छुट्टी मिलती है. अब छुट्टी पे बात आई है तो लेट्स क्लेरिफाई छुट्टी हियर इटसेल्फ. लास्ट का जो होता है इट्स वेरी कंपनी स्पेसिफिक. तुम्हारे पास हो सकता है 90 डेज से ज्यादा बैलेंस बचा हो, बट एज फार एज आई हैव हर्ड 90 या फिर कहीं कहीं 110 दिन मैक्सिमम छुट्टी है. 90 इज द मेन पॉइंट एंड कहीं कहीं 60 डेज भी अलाउ करते हैं, ओनली 2 months. एंड देयर आर फ्यू सेट ऑफ क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो क्लियरली मेंशन करते हैं 43 डेज प्लस पब्लिक हॉलीडेज एंड संडेज एंड सैटरडेज. गोल्डमैन एंड यूबीएस आर वन ऑफ देम. उन्होंने क्लियर बोल दिया कि 43 डेज फिक्स लीव है तुम्हारा. उसके अलावा जो भी उनके बीच में बैक डेट फ्रॉम योर अटेम्प्ट, जितनी भी सैटरडेज संडेज आती है, जितनी भी पब्लिक डेज हॉलीडे आती है, उसको मिला के तुम अपना बैक डेट करके उस दिन छुट्टी पे चले जाना. तो तुमको ये चीज पता चल जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस या फिर अपने सीनियर से कि तुमको 2 महीना छुट्टी मिलता है या 3 महीना, कहीं कहीं 3.5 महीना भी मिलता है. HUL पुणे या HUL मुंबई के फ्रेंड से मैंने सुना था 3.5 महीना भी मिलता है. तो जो छुट्टी वाला चीज है, अगर तुम्हें आज खड़े, जैसे मैंने बोला पीवी निकाल लेना, मेरे को आज खड़े हुए 2-3 कंपनी में पता चल गया कि 60 डेज को ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब 60 डेज ही दे रहे हैं. तो मेरा माइंड क्या 60 डेज में बैठ सकता है? मैं 9-10 महीने काम करके प्रोपोर्शनली कंप्लीट करके क्या आखिरी 60 दिन में अपना फाइनल दे सकता हूँ? मेरे अंदर से आवाज निकली हाँ, इफ आई एम ऑनेस्ट प्रोपोर्शनली देन 60 डेज आर बोनस. मुझे 5 मंथ से तो कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि मैं फर्म की जगह कंपनी में जा रहा हूँ. तो तुमको खुद कॉल लेना पड़ेगा कि तुम्हें 90 दिन चाहिए ही चाहिए या फिर 60 डेज में तुम्हारा हो जाएगा, या फिर तुम्हें नहीं, तुमको मन में ही था शुरू से कि 5 महीने लगेंगे ही लगेंगे, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मत जाओ. तो दैट्स हाउ सिंपल यू हैव टू कीप टू योरसेल्फ. इवन मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई प्लान कर रहा है तो उसको स्टडीज तो पहले से प्लान करनी होगी. हाँ, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो पहले से. भूमिका, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड? नथिंग टू ऐड. आई थिंक ऑडियंस से कोई क्वेश्चन है इसके अलावा जो हमने नहीं कवर किया? क्वेश्चंस अब लेंगे हम. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, मतलब सीए फाइनल के 10th तो रैंक ले आओ, उसके बाद तो फिर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते ही. तो क्या मतलब क्या जरूरी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना या फिर? मुझे लगता है बहुत जरूरी है to get. मुझे लगता है कि एक्सपोजर वाइज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. मतलब आई कांट इवन कंपेयर Deloitte with ABG. The kind of people that are there, सारे MBAs and very very professional. So अभी I will tell you with an example. So we had a department का पूरा call था. They were giving the department का presentation कि क्या क्या किया department. And then this guy, the head of the department, after the meeting ended, he gave proper feedback to each and every person who presented, and his point was कि आपने ये एक word ज़्यादा क्यों add किया? This costed the time for the presentation. हमारा time 5 मिनट exceed हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is the kind of professionalism that I wanted, which was not there in Big Four. And I think मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे को लगता था कि ऑडिट इज नॉट देयर फॉर मी. सो मेरा माइंडसेट ये था कि इवन इफ आई क्वालिफाई, मैं जॉब करूंगी तो किसी फील्ड में, एक ही फील्ड में मेरे को जाना होगा. तो जॉब से पहले भी मुझे एक्सप्लोर करना है कि और कहाँ मैं जा सकती हूँ. तो दैट वाज माय थिंग. या तो एडिंग टू हर पॉइंट, जैसा मैंने पहले ही कहा, मुझे पता था कि इंटरनल ऑडिट आई लाइक इट वेरी मच. अब ये मुझे देखना था इंटरनल ऑडिट की मोहब्बत के लिए क्या मैं फाइनेंस को चांस ही नहीं दूं. तो मैंने कोशिश किया कि मुझे फाइनेंस का मिल जाए. तो नाउ माय पर्पस इज टू हैव अ चेंज ऑफ वर्क, have, as she said, have a corporate and sort of industry exposure, and which is not just above the professionalism elsewhere, क्योंकि client based काम और खुद के लिए काम अलग होता है, to be very honest. उसके अलावा perhaps किसी को लगता है कि यार 2 साल से 5,000 कमा रहे, 7,000 कमा रहे, चलो 20, 25, 30,000 कमाते हैं. This can be one point. एंड उसके अलावा ब्रांड नेम, तुम्हारा सीवी पे अगर एक ब्रांड कंपनी आ जाता है तो दैट परहैप्स कीप यू अप. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम एम्प्लॉइज की तरह हो पर एम्प्लॉइज नहीं हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनीज हो, तो तुमको वो एज एन इंटर्न स्टाइपेंड देते हैं. स्टाइपेंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीप लेबर है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीओ का अपॉर्चुनिटी है. उनके लिए भी एक प्रोबेशन पीरियड है टू चेक कि ये बंदा 10 महीने में इतने से, मतलब उनके लिए चिल्लर पैसा होता है, इतने से पैसों पे कितना अच्छा काम किया है.
पसंद आया तो इट्स वेरी ऑब्वियस फॉर देम टू गिव, सीए फाइनल खत्म होते ही टू गिव देम। तो मेरे हिसाब से जो बोनस है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, ऑब्वियसली चेंज ऑफ वर्क होता है, एक्सपोजर बेटर मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फैंसी पॉइंट सुन के हमारा ये आर्टिकलशिप डिमीन हो जाता है। देखो कुछ लोग होते हैं जिनको बीटी ही करना है या जीएसटी एक्सपर्ट बनना है, या फिर उनको स्टैट ऑडिट अच्छा लगा, वो खुद को इमेजिन कर चुके हैं हायरार्की में मैनेजर, डायरेक्टर या पार्टनर बनते हुए, एंड इंटरनल ऑडिट में भी। एंड दूसरा जो पार्ट है कि तुम्हें अपना वो चालू करना है, सर्विस। तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर वेरी रेलेवेंट। तुम अचानक से कंपनी में जाके क्या कर लोगे? इससे अच्छा तुम इसी में रहो, किसी अच्छे सीए फॉर्म में जाओ, हायरार्की में ऊपर चढ़ते जाओ, खुशी से जिंदगी बिताओ, इफ दैट्स द पॉइंट फॉर यू। अगर तुम्हें अगर बनना है, तुम्हें कुछ और देखना है, या तुम्हें जैसे इनेट बिलीफ आ चुका था भूमिका में कि स्टैट ऑडिट तो भाई दोस्ती ही नहीं करनी है, नहीं कर तो उसके लिए वो पॉइंट बहुत अच्छा था। अब किसी को अगर स्टैट ऑडिट अच्छा लग रहा है, वो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, उसका क्लाइंट इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ अच्छा हुआ है, मान लो उसे कोई अवार्ड भी मिल गया 2 साल में, और उसे 5 महीने की छुट्टी लेके इसी में आगे बढ़ना, वो कंटेंट है, तो दैट्स नो क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें बैठ के खुद से एनालाइज करना होगा कि तुम्हें क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, तुम इस पोजीशन पे कहाँ हो। मैं इस पोजीशन पे एक स्मॉल फर्म पे था, जहाँ पे पार्टनर ने बोल दिया था 5 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। तो उसके अलावा काम से मैं सिर्फ सेटिस्फाइड था, मुझे था कि मुझे कुछ और करना है इंटरनल ऑडिट के अलावा, एक्सपोजर का लेवल बढ़ाना है एंड इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। तो मेरे को ये सब फैक्टर्स पुश किया टू ट्राई एंड गेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मेरे को लगता है सम अप करने के लिए, एक तो अगर आपको पीपीओ नहीं भी मिलता है तो आपके नेटवर्क कितने अच्छे क्रिएट हो जाते हैं कि आप दोबारा उस कंपनी में ट्राई कर सकते हो। एंड इवन अगर आपने सीवी बाद में सेंड भी किया एचआर को, तो एचआर को पता होगा he or she has done 1 year of full time। हाँ, रिसेंट काम किया है, चलाया। हाँ, और इवन सीएफआर के पहले मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी कम होता है, तो आपको पक्का करना चाहिए अगर आप एक्सपेरिमेंट करना। क्वेश्चन देना स्टार्ट करता है। कूल। Do number of attempts in inter matters a lot? मेरे को लगता है काफी अच्छे से डिस्कस। ये गाइस सेशन मैं सेव कर दूंगा, फिर आप दोबारा चेकआउट कर सकते हाँ, एक सेकंड डोमन, जैसे अटेम्प्ट्स कब मैटर करता है? अगर तुम्हारे सीवी में बहुत खालीपन है तो यार मैटर करता है। मतलब यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी नहीं किया, या तुमने आउट ऑफ योर आईसीआई बुक्स कुछ भी नहीं किया, तो यार तुम खुद सोचो, तुमको अच्छा कंपनी चाहिए या एवरेज कंपनी चाहिए? तो वो सीवी तो उनके लिए एवरेज हो जाएगा ना, अच्छा नहीं होगा। तो सेम केस है, जैसा हम सोचते हैं कि हमको बेस्ट चाहिए, उनको भी बेस्ट चाहिए होता है ना। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्राई टू डू समथिंग बियॉन्ड योर करिकुलम टू हैव दैट इम्पेटस एंड हैव दैट पावर इन योर सीवी। ये क्वेश्चन है, डज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इम्पैक्ट सीए प्रिपरेशन और एड्स टू इट? गरिमा। Impart CA what? I didn't get it. Does industrial training impact CA preparation or adds to it? अच्छा, okay. No. आई थिंक ये तो पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही आपको देखना पड़ेगा पहले से कि आपका प्रेपरेशन लेवल क्या है। एंड एडिंग और सबट्रैक्टिंग इज नॉट एन इशू, इट्स जस्ट योर पर्सनल थिंग कि तुमको कब से कब तक प्रेपरेशन करना है, कब तक तुम दे सकते हो। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल। अभी वांट टू आस्क? बस वही है, जैसा मैंने बोला, प्रोपोर्शनली पढ़ने लग जाओ 10 महीने में। वो 10 महीने की छुट्टी नहीं है, बट तुम्हारा शाम है या तुम्हारा सुबह है एंड तुम्हारा वीकेंड्स है, तो उनको मेक इट अ फुल यूटिलाइज डे। एंड तुम 10 महीने के विंटर पीसेस में वो बाकी 2-2.5 महीने की पढ़ाई कर लोगे, और लास्ट में तो फिर दोनों के पास 2 महीने ही बचे ना। तो इट्स अपॉन योर एक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी। बस मुझे एक ही बात पता चला सीए की जर्नी में, कंसिस्टेंट नहीं हो तो नैया लग जाएगी। Next question, if I have started with my articleship now, then when can I apply for industry training? मतलब कितने यही है कि कब करना चाहिए एग्जैक्ट? हाँ, तो वही ये तो डिस्कस हो चुका है कि तुम्हारा जब 2 साल खत्म होने वाला है, उसके 3 महीने पहले, जैसा पहले हमने डिस्कस कर लिया, पार्टनर से पूछ लो एंड ऑल, एंड स्टार्ट अप्लाइंग 3 months बिफोर। देयर आर 2 सेट ऑफ कंपनीज जो विद इन अ मंथ हायर करते हैं, जो विद इन 2 months हायर करते हैं, और जो 3 महीने पहले दे सकते हैं। हर तरह का कंपनी है, तो पोस्ट देख लो, इमीडिएट ज्वाइनिंग का पोस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड का पोस्ट है।
उस हिसाब से अपना टाइम इन्वेस्ट करो. To put it in one line, 3 months before, rationally you must get yourself in that process. And now that 1.5 साल का ड्राफ्ट इज इन चार्टर कि हो सकता है 1.5 साल में ही अलाउ हो जाए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो इफ दैट अमेंडमेंट, हाँ सो अकॉर्डिंगली योर रेस्पेक्टिव बैच विल गेट टू नो कि तुम 1.5 साल वाले थ्रेशोल्ड में हो या 2 साल वाले में. तो 1.5 साल है तो 1 year 3 months, और अगर 2 साल है तो 1 year 9 months के बाद. आई रियली होप कि वो ड्राफ्ट हो गया. Bhumika, this question is for you. IT just gets 3 months leave. So is Bhumika thinking of deferring or how she will manage her studies? मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ कि भाई CFA लेवल 3 हो जाए, बट नहीं हो रहा है. तो अभी भी पोस्टपोन हो गया है. तो होपफुली नवंबर में हो जाएगा. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर CFA लेवल 3. दैट्स व्हाई आई एम डेफरिंग माय अटेम्प्ट. आई विल गिव माय अटेम्प्ट इन May 20. Yeah. Do you have a reason to defer? Yes. What can compensate number of attempts, like doing any extra courses or updating your knowledge? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो अगर टाइम है तो आर्टिकलशिप के साथ. बट उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपका सपोज जैसे मैंने कोर्स किया FMBA व्हिच इज ऑफर्ड बाय CFI बिकॉज मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट था, मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट था. तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर भी रहे हो तो जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट. डू इट अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है एंड देन यू कैन जस्टिफाई आल्सो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने CV में कॉलेज के टाइम पे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में सुपर एक्टिव था, तो वो दिख के आया कि मैंने लीडरशिप रोल्स टेकअप किया है एंड मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया है. एंड मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि डांसिंग एंड रैपिंग एंड राइटिंग सॉन्ग्स इज माय हॉबीज. और मैंने ये भी बातों में उनसे कह दिया था कि चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स लग रहे थे, जो मेरी हॉबीज थी और जो मुझे एक्चुअली पसंद है वो मैंने फॉरगो नहीं किया, मैंने हमेशा बैलेंस रखा. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे भूमिका ने कहा कि तुम कुछ कोर्स करे तो तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा. मान लो तुमने यूडेमी से एडवांस एक्सेल लिख दिया, उसने BBA के बारे में कुछ भी घुस के पूछ लिया, तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारा गया वो सब कुछ. और एक और सेशन मेरे को लगता है ना, अपने CV को हमेशा एक अलाइंड वे में मूव करना चाहिए. फॉर एग्जांपल पहले अपने इंटरनल ऑडिट कर लिया, फिर स्टार्ट कर लिया, फिर टैक्स कर लिया, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज करता है रिक्रूटर को. तो अगर आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करो उस स्पेसिफिक अगर स्किल्स आप शो कर सकते हो तो बेस्ट होगा. हाउ टू ब्रेक इनटू गोल्डमैन सैक्स, मुझे लगता है पता है कभी. गोल्डमैन ये आगे वाली सीरीज में कवर हो जाएगा, बट जस्ट पुट इन कपल ऑफ पॉइंट्स. बस इतना ही था कि तुम्हारे SFM का नॉलेज निचोड़ के निकलेगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस का नॉलेज निचोड़ के निकलेगा, एंड एनी अदर क्वेश्चन दैट दे में डीम फिट नॉन एकेडमिक वाइज. तो ये 3 चीज ही सबसे इम्पोर्टेंट. एंड हाँ, अगर इतनी रेप्यूटेड सोफिस्टिकेटेड कंपनी में जा रहे हो अप्लाई करने, नो वेरी वेल अबाउट इट. There is a question, what should I have to start as of now to become an industrial trainee intern May 21 at exam student? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में हो और आपका ये प्लान है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, तो क्या अप्रोच करना चाहिए? मुझे लगता है फाइनल की स्टडीज. हाँ मतलब स्टडीज अपना पूरा वो देख लो, अपना पूरा टाइम टेबल बना लो कि कैसे आप कवर करने वाले सारे सब्जेक्ट्स. और हैविंग अ विजुअलाइजेशन ऑफ योर CV इज इम्पोर्टेंट कि आप कैसा CV पोर्ट्रे करना चाहते हो आफ्टर 1.5 years. सो आर्टिकलशिप के टाइम ज्यादातर लोगों को नहीं टाइम मिलता है. तो व्हाटएवर यू हैव डन बिफोर आर्टिकलशिप आप अच्छे से कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट. बाकी ऐसा कुछ प्रेपरेशन का जरूरत नहीं है फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. इज जस्ट योर रेज्यूमे, दैट्स द बेसिक फर्स्ट स्टेप. तो उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, बस वही करना होगा. 2 साल में ये चीज बहुत जरूरी है कि ये मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो गया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ही उतना है. जो काम सीख रहे हो तुम्हें उस पॉइंट पे बोरिंग लग सकता है और किसी पॉइंट में तुम बहुत खुश हो सकते हो. तो दुख और खुश वाले सारे एक्सपीरियंसेस को बाइंड करके रखो टू पुट फोर्थ कि तुमने क्या क्या किया है. मैंने वापस बोला ही था कि लेग साइड के शॉट्स भी अगर तुम्हें सिर्फ मारने आते, ऑफ साइड नहीं पता, तो लेग साइड के बारे में तुम इतना बोल दो कि दे नो यू आर अ गुड बैटर and you can then learn forward. And इसके अलावा FR and SFM are by far commonly most important to crack the most of the interviews, right भूमिका? इंडेस बहुत काम आते हैं एंड SFM इंडेस बहुत. हाँ, और SFM के इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज है जो कि काम आते ही आते हैं. तो तुम ये 2 क्या बोलते हैं, तो just requesting everyone to please read the newspaper. पढ़ती है. बाकी मैंने क्या गलती कर दी, SFM का लेक्चर में मुझे दिखा कि मुझे दिस नंबर ऑफ लेक्चर्स इतने दिन में खत्म करना है, तो मैंने हाँ खत्म किया. मुझे थोड़ी चीजें याद थी, बट इसीलिए मुझे ब्लैक शॉट्स भी याद नहीं था, क्योंकि मैं लेक्चर देखते समय मैं अपने अंदर उसे समा नहीं रहा था. मैं बस लेक्चर खत्म करके नोट्स खत्म कर रहा था.
दैट इज वाई ब्लैक शोज दिमाग से उड़ गया मेरे. ब्लैक शोज वैसे भी लेट्स नॉट. It's just an example, you know, SFM and FR should be your preferred subject And- to have practical knowledge of. एंड तुम जिस भी फैकल्टी से उस दिन का या उस हफ्ते का या उस महीने का उतना सिलेबस खत्म कर चुके हो, उस पे मार्केट का क्या इम्प्लीकेशन है थोड़ा सा देख लो. अगर यू कैन मिक्स इट विद द रियल लाइफ, देन यू आर गुड फॉर एनी इंटरव्यू. इसके न्यूज़पेपर पढ़ो. Follow newspaper. Please. The next question is it easy to get into a PSU as a CA? Did you give any interview for the same? थोड़ा off topic है. I have no idea. PSU का The PSU PSU का IOCL और कौन सा आता है? ISU हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल. अच्छा तूने तो बोल दिया IOCL एंड अपडेट ONGC, पावर ग्रिड. तो ये सब में क्या है, इनकी दो तरह की ही सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है. इनको CV और अटेम्प्ट से बहुत मतलब है. मल्टीपल अटेम्प्ट वाले को ये रिजेक्ट कर देंगे एज फार एज आई नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो CV शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, वो सबका इंटरव्यू नहीं लेते हैं. एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सीन अलग है. वो वहां पे तुम अभी लॉकडाउन में भी फिजिकली बुला रहे थे इंटरव्यूज के लिए कोलकाता में. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अलग सीन है. ONGC वाले ने अपने फॉर्म में अच्छे से CPT से लेके सबका अटेम्प्ट भरवा लिया, तो अटेम्प्ट वाज देयर कंस्टेंट एंड मार्क्स फॉर देयर कंस्टेंट. एंड बाकी जगह जो भी PSUs है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू गाइस वुड आल्सो अग्री, उनका लेने का स्ट्रेटेजी थोड़ा ट्रेडिशनल है. तो वो तुम्हारे को जज करने के लिए मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि वो तुमको CV से जज कर लेंगे, मार्क्स से जज कर लेंगे. तो इट्स इजी टू गेट इनटू अ PSU इफ योर अटेम्प्ट्स आर लिमिटेड, इफ यू हैव डिसेंट मार्क्स, एंड पोस्ट दैट ऑब्वियसली तुम्हारा इंडेस और अकाउंट्स ही काम आएगा. Next question is, does not having any significant extracurricular activities in CV affects the chances? Yes. या मतलब इफेक्ट तो करता ही है. अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर कुछ स्टूडेंट ने ये इस टाइम पे अगर मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया तो उसका क्या इफेक्ट आता है, या मेरे जो भी आए, जो भी कुछ चीज तुम्हें लग रहा है नेगेटिव हो सकती है, तो यू कैन मेक इट टू द इंटरव्यूअर पॉजिटिव इफ यू कैन जस्टिफाई इट. अब मैं आई वॉज डेड ऑनेस्ट, मैंने यही जस्टिफाई किया कि मैंने अकाउंट्स लिखा ही नहीं कभी, मैं सिर्फ पढ़ रहा था अकाउंट्स को. तो मैंने जिस दिन लिखना चालू किया मुझे एग्जामिशन आया, और इसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ की दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. ये एक चीज है. अब जो ये स्टूडेंट स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया तो क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उससे ये डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल कि उन्हें क्या चाहिए तुमसे. एक डायनामिक चाहिए कि तुम मल्टीफेरस रोल्स कर पाओ, तुम सब कुछ जल्दी सीख पाओ, या फिर बहुत नॉलेज ओरिएंटेड ही है कि तुम ये काम समझ के इस काम पे एक्सेल कर दो. तो अगर इस द लैटर केस, तब तो तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर हैप्पी विद द आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस यू हैड सो फार एंड योर मार्क्स. तो दो तरह के कंपनीज होते ही हैं, तो यू स्टिल हैव अ चांस. बट अगर तुमने अटेम्प्ट लगा दिया है, तुम्हारे नंबर भी मेरी तरह बस बॉर्डर वाले आए हैं, तो वो CV में देखेंगे क्या, तुम खुद ऑनेस्टली एनालाइज कर लो ना. मुझे लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ होता है, बस वो सेलिंग टेक्निक आनी चाहिए. और ये पुट अप विद दोस्त है जैसे. How did he convince his principal, because Shanling initially says that they don't allow industry? अरे मैंने बोला तो उनको, मैंने बोल दिया था ये बात कि आई वॉजेंट लिविंग शाइनिंग इंडिया लास्ट ईयर एंड आई वॉज नॉट इवन गेटिंग इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. दादा दादी जब हॉस्पिटलाइज हुए थे तभी मुझे था कि अब मुझे होम टाउन ही शिफ्ट होना, मैं गुड़गांव सब कुछ ठीक होने के बाद भी नहीं रह सकता. तो मैंने बस कोविड वाला रीजन सर को बताया. सर ने बोला कि अब इसमें वो क्या कर सकते हैं, तो मैंने कोविड के रीजन के कारण ट्रांसफर लिया. काम और कुछ रीजन नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है. फिर भी अलाउ, आई थिंक डिलॉयट के लिए भी लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल नहीं अलाउ करते हैं, बट इफ योर डिलॉयट में भी सिर्फ पार्टनर का अप्रूवल चाहिए आपको. इफ पार्टनर गिव्स द अप्रूवल फॉर एनीथिंग देन नोबडी कैन से एनीथिंग. तो पार्टनर का अप्रूवल लेना जरूरी. तुम्हें मनाना आना चाहिए, तुम्हें अपना आना चाहिए. जितनी बड़ी फॉर्म है उतना इजी होता है अप्रूवल लेना. दे आर सोफिस्टिकेटेड. यस ट्रू. एंड करेंटली जिस फॉर्म में मैं था, कंटिन्यू. हाँ, तो जिस फॉर्म में करेंटली मैं था वो स्मॉल से मिड साइज के बीच में ही आती है. तो मैंने जनवरी में सर से कन्वे किया था कि आई एम गोना ट्राई टू कम गुड कंपनीज. अगर अच्छी जगह पे होता है सर तो मैं चले जाऊंगा, तो प्लीज वो चीज आप माइंड में रख लेना अगर आपको दिक्कत ना हो. तो उसने जनवरी में मुझे बोल दिया था कि ठीक है, यू कैन गो एड विद द सर्च. तो अगर वो मना करते तो मुझे और सोचना पड़ता, किसी और तरीके से मक्खन लगाता मैं, या फिर ऐसा भी बोल देता देखो आपसे इतना टाइम सीख के गया हूँ, अब आगे यहाँ जाके आपका छाप छोड़ूंगा.
तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज यू कैन कन्विंस योर प्रिंसिपल. तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका नेचर तुम ब्रेक कैसे कर सकते हो. मेरे को लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो काफी कंटेंट हमने कवर किया हुआ है, तो क्वेश्चंस में एक एक बार वो करता हूँ और 1 or 2 लाइंस में यू कैन आंसर, तो काफी लंबा जाएगा. या फिर अगर हमने कवर कर दिया तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. एक बार देख लो, बस ऊपर से स्क्रॉल कर लो कि अगर कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर, बिकॉज़ द सेशन इज ऑलरेडी. And just search the comments. सर आप स्टडी कैसे मैनेज करते थे इंडस्ट्री ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के साथ? Very personal. I don't know how to answer that. या इट्स वेरी पर्सनल एक्चुअली. तुम्हें अपने 10 मंथ्स प्लान करने पड़ेंगे. अगर तुम्हारे चार सब्जेक्ट बाकी है, 6 सब्जेक्ट बाकी है, तो तुम कैसे करोगे? और अगर करना ही है तो क्या फास्ट ट्रैक लेके करोगे? वुड फास्ट ट्रैक सफाइस, या फिर वुड सेल्फ स्टडी डू द थिंग फॉर परहैप्स द थ्योरी? It's just प्लान करना है. प्लान कैसे करना है, that is all you can't. It's very individual based. What is the ideal time to start CA final studies if one aims to do an IT? मुझे लगता है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो प्लान करके. फर्स्ट ईयर से आइडियली कर देना चाहिए, और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा. Pavitra, just a thing of the topic you said you like to rap. So is there any piece which motivates? Yes, I think we should end this session with Pavitra rapping some. So बस ये करते हैं और खत्म करते हैं session. Pavitra, please. Okay, before I go forward to rap, I'll just like to end this thing कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हुआ है, या तुम्हारे सीवी से कुछ नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है, या फिर इंटरव्यू में तुम बैठने जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी खामी है, तो यू हैव टू हैव दैट पोटेंशियल टू आंसर एंड जस्टिफाई दैट. अगर तुम किसी भी चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, और व्हाई यू टुक ट्रांसफर्स, या व्हाई ओनली वन कंपनी, व्हाई ओनली जीएसटी ऑडिट, क्या तुम्हें सिर्फ आईटीटी पसंद है, तुम्हें कभी ऑडिट के बारे में जानना ही नहीं था, एनीथिंग दैट यू हैव बीन आस्क्ड, अगर तुम जस्टिफाई कर पाओगे, यू आर गुड टू डू एनीवेयर. तो इसीलिए जब एंडरसन नया बॉल लेके बॉलिंग करने आ रहा है और ऋषभ पंत रिवर्स स्कूप मार सकता है 90s में, जब उसको अपने 100 बनाने का डर नहीं है. सिमिलरली वी हैव नथिंग टू लूज, वी जस्ट ऑप्टिमिस्टिकली थिंक एंड थिंक व्हाट बेटर वी कैन डू. अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड अग्रेसिव नहीं होता, द्वाइशे एचएसबीसी अप्लाई नहीं करता, तो मुझे पता भी नहीं होता कि आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यूज. एंड ट्रस्ट मी, एचएसबीसी वाज लेजिट टेक्निकल, ऑल एसएफएम ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड. तो यही बात है, प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, स्टे ऑप्टिमिस्टिक and go forward and be able to justify all your actions. But अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ना कॉमन है प्रिंसिपल रिलेटेड, मतलब मैं एक बार बोल देता हूँ. प्रिंसिपल वाला देखो यार, क्योंकि मैंने जहाँ काम किया है मोस्टली, अगर मुझे सीधा सीधा बोलना, देसी स्टाइल था थोड़ा, तो सोफिस्टिकेटेड नहीं है. जहाँ सोफिस्टिकेटेड है वहां पे बस मेल डालना है, खत्म बात. अब जहाँ पे देसी स्टाइल है, जो मोस्ट ऑफ अस हैव इट, यही बात है. एक आइडियल टाइम सोच लो 3-4 महीने, ताकि तुम सेफ हैंड बना के वैसा बात कर पाओ, और डे 1 से गुड टर्म्स में रहो उनके साथ. मतलब डोंट शो योर नेगेटिव साइड टू देम, बी अफर्मेटिव एंड डोंट ओवरडू समथिंग. मतलब क्रिएट अ पॉजिटिव बैलेंस कि तुम्हारे पार्टनर के माइंड में या तुम्हारी रिपोर्टिंग के माइंड में तुम्हारा कोई भी नेगेटिव छवि नहीं बन रहा है. अगर बहुत नेगेटिव बन गया तो तुम्हें फेंक देंगे, वो अलग बात है. मतलब वो तुम्हें खुद रिक्वेस्ट कर देंगे, बट दैट्स नॉट अ नॉर्मल केस. अगर तुम्हें खुद जाना है तो प्रिंसिपल के साथ, मैंने ऐसे बहुत केसेस सुने जब प्रिंसिपल मना कर देता है. गोल्डमैन में होने के बाद भी मना कर दिया, तो क्या ऑडेसिटी है उसकी. तो मतलब मना कर देते हैं. इसीलिए अगर दिल नहीं तोड़वाना है ना, तो 3 महीने पहले पूछ लो. अगर नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट बंदा है, वो मान जाएगा 1 महीने में भी. तो मतलब पहले ही पूछ लो और समझ लो. बेसिकली फॉर्मल कुछ नहीं है, ये सब इनफॉर्मल ही है. तो इनफॉर्मली आप जिसको कन्विंस कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट. सो योर कन्विंसिंग पावर इज द. हाँ, यू हैव टू हैव दिस कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर, यही बात है. तो डे 1 से वैसा बनाना, कभी झगड़ा मत कर लेना उससे, सब कुछ नोच खाएगा. पार्टनर होता है. वो मेरा लास्ट एडवाइस फ्रॉम योर साइड क्लोज करता. मेरे को लगता है क्वेश्चन हमने काफी कवर कर लिया. आप सेशन दोबारा देखोगे तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे. और इवन चाहती हूँ
कि please read the newspaper and please be very very confident about what you're doing and ये चीज मैंने पहले वाले सेशन में बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगी. I heard this in a podcast and this lady mentions that we have 2 eyes, 2 ears and 1 mouth and we should use them proportionally. तो बहुत जरूरी है कि आप देखो सुनो कि आपके आसपास क्या हो रहा है. Be very very updated and कुछ भी हो, co-curricular does hold a big deal on your CV, so be very active on the co-curricular path. That's it. All the best. Yeah. अभी Okay, so this is is मैं रैप ही कर देता हूँ टू क्लोज. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ हम सीए रिलेटेड लोगों का ही है, सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड ऑफ जनरल सीए स्टूडेंट्स जर्नी. तो मैं वहां देख के बोल रहा हूँ, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं होगा. हम रोते हैं या नहीं ये बात राज की है, अंदर चीखते हैं पर बिन आवाज किए. हम रुकना नहीं चाहते ये बात खास ही है, आंखों के सामने चमकता है शब्द सीए. हार पे हार आए पर रुकना नहीं आता मुझे, सीए प्रीफिक्स कीमती है कितना ज्यादा चाहता उसे. मन में डाउट्स आए पर जरूरी नहीं जताता उसे, अटेम्प्ट भी लगे थे पर हारना नहीं आता मुझे. एक ही तो टारगेट है व्हेन आई एम स्लीपिंग, मेहनत इतनी कर डालूंगा कि याद नहीं कब है वीकेंड. कभी कभी मन करता है छोड़ दे ये सब माय फ्रेंड, पर तभी ज्यादा जोर लगाना क्योंकि इट्स नॉट द एंड. बुक्स के बाहर भी जीता हूँ मैं, सिर्फ रूम में नहीं रहता हूँ बंद, पर मेहनत की बात आई तो पूरी करता हूँ गर्मी हो या ठंड. इंस्टा क्या बोलो व्हाट्सएप भी कर दूंगा मैं बंद, कैसे भी हो जाए हम सब मिलके कर लेंगे जब तक मन में हो लगन. नोट्स बनाना रिवीजन है, 8 सब्जेक्ट्स का तो टेंशन है, अजीब सा सिचुएशन है पर सीए मेरा पैशन है. तू कर लेगा खुद को बोल तू कर लेगा, गड्ढे जो मिले सब भर लेगा, पेपर पूरा तू भर लेगा. गाड़ी पैसा और घर लेगा, सपनों की राहों पे चल लेगा. इंपॉर्टेंटली नेगेटिविटी से लड़ लेगा. कहने को तो दिक्कत है पर हारा नहीं हूँ, हिम्मत में खड़ा हूँ, अपनी जिद पर मैं पलट दूं, अपनी किस्मत में खुशी फिर मुझे दस्तक दे. जुनून सवार मेरे मस्तक पे, रुका नहीं वैसे आज तक मैं, यही तो मेरी ताकत है. चलते रहना जरूरी है, तुम में और सपनों में बस कुछ ही पेपर और आर्टिकलशिप की दूरी है. अपने आप से सच्चे रहोगे तो सारी खुशियों की मंजूरी है. wonderful. Wow, that was amazing. So cool. So अभी भूमिका, thank you so much for coming. Thank you so और much. guys, हम ये सेशंस और भी करेंगे ऐसे सेशंस. प्लीज Yes. Yes. फॉलो फ्रेटर्निटी. इंस्टा पे प्लीज Yeah. जाके फॉलो करो. Follow Protect It's been page as well. Please like, comment, share. हाँ, ये It's been पेज more बहुत than काम fine. आएगा तुम्हारी जर्नी में. और अगेन टू क्लोज इट फ्रॉम माय एंड, पढ़ते समय संत बन जाओ और कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में ऋषभ पंत बन जाओ. Cool. और लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय एंड, मैं ये कहना चाहूंगा किसी, और अभी आप बहुत अर्ली एज पे हो, कीप एक्सप्लोरिंग, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करो, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है. सो ये है कि अभी जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो. सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज जाके फॉलो करो. इट्स बीन 1 ईयर नाउ, काफी अच्छे हमने कंटेंट्स लाए हैं और वी रियली वांट टू Yes. क्लोज दिस मार्क. 5000 वाला जो मार्क है ना, हम रीच करना चाहते हैं. या इस पेज को अपने बायोस पे शेयर करो, लेजिट यूजफुल है और कोई पैसा भी नहीं मिलता है इन्हें, बस दिल से दिल की बात है. Yes. Please. Yeah, share it on LinkedIn, share it on Instagram, and you always know you guys कि हम तीनों में से कोई भी तुम्हारे लिए हमेशा शामिल है, कहीं भी DM कर सकते हो. We are always there for you guys and follow Fraternity again. And thank you Dhuman and Bhumika for having me. I hope ये दूसरों Yes. के काम आया होगा. थैंक यू सो मच बॉबी, बहुत मजा आया बात करके. Thank you guys. Bye. Take care.